दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं मौखिक अभिव्यक्ति। यह वीडियो बहुत ही यूनिक विशिष्ट है। सबसे पहले तो ये वीडियो है किसके लिए? दरअसल ये वीडियो पर्टिकुलर किसी विषय के या किसी कक्षा के या किसी प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन की तैयारी करने वाले एक या विशेष के लिए नहीं है। ये सबके लिए उपयोगी वीडियो है। इसको आप पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ये जानेंगे कि हम लिखित और मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से प्रतियोगी अकादमिक परीक्षाओं से गुजरते हैं, उसमें हमारी क्या भूमिका है, किस तरह से हम अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, और मौखिक अभिव्यक्ति में हम कौन सी ऐसी चीज़ को अपनाएं जिससे कि हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो बेहतर हो सके। तो इन सब चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर किया है, आपके सामने उसे प्रस्तुत करेंगे। और निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपने एक नई और विशिष्ट बात सीखी है और कितनी उपयोगी आपके लिए होगी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। हम सारी बातें यहाँ लिख देते हैं, लिखने के बाद वाचन कर रहे हैं। जहाँ कहीं क्लिष्टता आती है उसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि मनुष्य दो प्रकार से अपने भावों को प्रकट करता है, बोलकर और लिखकर। इसी आधार पर भाषा के दो रूप बने हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा से दो प्रकार के कौशलों का विकास होता है, वाचन बोलना और श्रवण सुनना। अब ये महत्वपूर्ण बात है। दरअसल क्या है कि हम बहुत सारी जगह पर बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। तो सुनना भी एक कला है और ये भी एक कौशल है। जितना अधिक आप बेहतर, अच्छा, देर तक, गुणात्मक, गंभीरता से सुनेंगे, उतना ही अच्छा, गुणात्मक, बेहतर, देर तक प्रभावी बोल पाएंगे। आपके पास ये जो हम शब्द हैं, ये ध्वनि है जो हमारे मुख से निकलती है, आप सोचिए क्या अंदर कोई फैक्ट्री है जो कि शब्दों को या ध्वनि को बनाती है जो कि निकलते हैं? कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई मशीनीकरण या कोई व्यक्ति बैठा है। तो अगर हम सामान्यतः समझने के लिए बात करें तो वास्तव में एक कंपनी, एक फैक्ट्री, एक मशीन है जिसका काम है। लेकिन ये जब कोई आप वस्तु बनाते हैं तो उसके लिए कोई दूसरी वस्तु या कच्चा माल चाहिए। तो ऐसे ही कच्चा माल इसको चाहिए, वो है आपकी श्रवण शक्ति, आपका सुनना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना, उनको जानना, पहचानना, जिज्ञासा, समझ, ललक, वो सब यदि आप अंदर ग्रहण करते हैं तो ही आप बोलने वाले आधार पर चीज़ों को बाहर निकाल पाएंगे, ध्वनि और शब्दों के माध्यम से। जितना अधिक, जितना बेहतर आप सुनेंगे, उतना बेहतर, उतना अधिक और उतना अच्छा आप बोल पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है, महत्वपूर्ण पहलू है। पढ़ करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं, सुन करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं, देख करके आप समझ सकते हैं, महसूस करके समझ सकते हैं, संगति अच्छी हो तो उससे समझ सकते हैं। तो खैर, मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य केवल अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना ही नहीं है, अपितु भाषा को सही रूप से प्रयोग करना था। प्रत्येक अवसर के अनुसार भाषा का उचित प्रयोग करना भी है। अब ये ध्यान रखें, महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा नहीं आपने लिख दिया तो आपकी बात समाप्त होगी। वो लिखना क्या है, किस तरह से लिखना है, उसमें भाषा का किस तरह से आपने उपयोग किया है, वो बहुत प्रभावी है।
किसी भी प्रश्न का उत्तर देना कई बार आसान होता है, लेकिन उत्तर दिया कैसे है ये विशिष्ट बात होती है। और दुनिया में नया करने का तरीका यही है कि आप बात पुरानी है लेकिन कहें नए ढंग से, या इस ढंग से कहें कि वो नया लगे। तो ये क्षमता, ये कला, ये कौशल आप में विकसित हो जाए तो आप भी यूनिक हो जाएंगे, आप भी विशिष्ट हो जाएंगे। और ये अभ्यास से आता है, कोशिश से होता है, आप करेंगे तो हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, बड़ों के लिए अलग प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप, कृपया कीजिए, बैठिए, क्षमा कीजिए आदि। हम अपने समकक्ष या हम अपने छोटे से लिए कह सकते हैं तू, बैठो, करो, इस तरह से। यानी कि औपचारिक व अनौपचारिक संबंधों में अलग अलग तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं, ऐसा होता है बिल्कुल। विवाह, उत्सव आदि अवसरों पर तथा शोक, दुर्घटना आदि के समय पर एक ही तरह की भाषा प्रयोग नहीं की जा सकती। यानी कि अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग अलग तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये तो होता ही, हम स्कूलों में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में अलग तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि अपने घरों में वही व्यक्ति अलग तरह की भाषा का प्रयोग करता है। और अपने घर में भी वो किसके साथ बात कर रहा है, व्यक्ति के अनुसार भाषा बदल जाती है। तो ये सहज स्वाभाविक है और ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए है कि यदि एक जगह सब एक जैसी हो जाएगी तो भाषा में समानता आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसके लिए कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि इसके अंदर शुद्धता आए और प्रभाव पैदा हो। तो शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण हो, उचित शब्दावली का प्रयोग, छोटे व सटीक वाक्य, भावानुकूल सहज भाषा का प्रयोग, विराम चिन्ह, किस बात पर बल देना है या किस बात पर नहीं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर ठहराव हो, कहाँ पर गति तेज हो, कहाँ पर बल दिया जाना चाहिए। निसंकोच भाव से आत्मविश्वास के साथ बोलना, यानी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, सहज भाव से अपनी बात रखना। मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित रूप होते हैं, जैसे कि काव्य पाठ, टेलीफोन वार्ता, कहानी कहना, समाचार वाचन, यानी कि इसके माध्यम से हम अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं मौखिक रूप से। और हैं भाषण, घटना वर्णन, चुटकुले सुनाना, चित्र वर्णन, कार्यक्रम संचालन, अंताक्षरी। इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे, जैसे कि चुटकुले सुनाना है या कविता सुनाए या भाषण देना है, इसको सामान्यतः हम चुटकुले सुनाने पे थोड़ा सा हम जोर देंगे कि बहुत सारे लोग चुटकुले सुनाते हैं। लेकिन आपने ये महसूस किया होगा आपकी मित्र मंडली में, आपके परिजनों में, आपके घरों में, कि कुछ लोगों को चुटकुले सुनाने का इतना अच्छा तरीका आता है, उनको बात रखने का इतना अच्छा हुनर आता है कि उनके मुंह से, उनके द्वारा सुनाया गया चुटकुला हमें ज़्यादा प्रभावित करता है। या कोई घटना का वर्णन जब करते हैं तो वो इतने अच्छे और रोचक तरीके से करते हैं कि वो प्रभाव डाल देते हैं। घटना वही है, सब वर्णन करें, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्रभावी होते हैं। तो ये अपने आप में एक कला है। तो ये कला विशिष्ट है जो मौखिक अभिव्यक्ति को विशिष्ट बनाती है। अब हम बात करते हैं काव्य पाठ की। तो काव्य पाठ इस प्रकार किया जाना चाहिए, जैसा कि आप देखते होंगे मंचों पर, कवि सम्मेलनों में कवियों को प्रस्तुत करते हुए अपनी कविताएं, वो प्रभाव होता है, लिख बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन प्रस्तुतिकरण में दिक्कत होती है। तो काव्य पाठ इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सुनने वाला केवल सुनकर उसके भाव को समझ ले। काव्य पाठ के समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। कविता को कंठस्थ कर ले, ये ज़्यादा प्रभावी होता है। कविता के विषय के अनुसार उसकी गति, प्रवाह, सुरताल तथा उतार चढ़ाव पर ध्यान दें। काव्य पाठ के समय मुख व वाणी में वे ही भाव हों जो कविता में निहित है। ऐसा नहीं आप बोल अलग रहे हैं और आपके चेहरे पर भाव अलग दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, एक समरूपता होनी चाहिए। काव्य पाठ के लिए निम्नलिखित विषय लिए जा सकते हैं, जैसे कि वीरता, देशभक्ति, प्रकृति, हास्य आदि। उदाहरण जैसे कि वीरता में सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी को कीमत सबने पहचानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी,
चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। तो इस तरह से खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह के भाव वीरता के हों कविता के अंदर, तो उस तरह से आप कंठस्थ करके उसे सुनाएं तो प्रभाव डलता है। देशभक्ति दूसरा, हमारा भारत महान है, उसका भी उदाहरण देखें। इसकी संस्कृति ही इसकी पहचान है, हमारा भारत महान है। भारत ऐसा देश जहाँ गुरु ही माता है, भारत ही वह देश है जहाँ गुरु ही जग विधाता है, भारत ही सत्य क्या गाता है, भारत ही मानवता का निर्माता है। तो काव्य प्रस्तुतिकरण इस तरह का हो, काव्य पाठ इस तरह का हो कि प्रभाव डले भाव के अनुसार। आगे बात करते हैं टेलीफोन वार्ता किस तरह की हो, किस तरह से प्रभाव डले। टेलीफोन पर वार्ता के समय दूसरा व्यक्ति आपके सामने नहीं होता, इसलिए आप बेझिझक बातचीत कर सकते हैं। कई बार सामने होने पर थोड़ा सा डर सा लगता है, संकोच होता है, और दूर होने पर हम अपनी बात को बिना झिझक के कह सकते हैं। तो ये विकल्प है, एक अच्छा अवसर होता है अपनी झिझक को दूर करने का। आजकल टेलीफोन हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बन गया है, मोबाइल सबके पास है। इसके द्वारा हम घर बैठे बैठे कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। टेलीफोन पर वार्ता औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है। यदि आप मुस्कुराकर बात करेंगे तो दूसरी ओर सुन रहा व्यक्ति उस मुस्कुराहट को बातचीत में अनुभव करेगा। उसको दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपके शब्दों से, आपकी वाणी से, आपके लहजे से, आपकी ध्वनि के उतार चढ़ाव से, आपके बात करने के तरीके से, या उसने जो सवाल किया है उसके आपके जवाब देने के तरीके से वो महसूस कर सकता है। और यही स्थिति आप भी महसूस कर सकते हैं, उधर से कुछ चीज़ें होती हैं तो बहुत प्रभाव डलता है उससे। बातचीत स्पष्ट व स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण जैसे कि हेलो, हेलो मानव, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हालचाल है? सब बढ़िया है, कहो कैसे याद किया? बहुत दिनों से तुम्हारा फ़ोन नहीं आया था, सोचा चलो मैं ही बात कर लूँ। मौसी कैसी हैं? माँ ठीक है, तुम्हें याद करती हैं। कानपुर कब आ रहे हो? इस बार गर्मी की छुट्टियों में आऊँगा, मौसी को मेरा प्रणाम कहना, बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, तुम भी मौसा मौसी को मेरा प्रणाम बोल देना। अच्छा, फ़ोन रखता हूँ, जल्दी ही मिलेंगे, बाय। अब ये जो बातचीत है ये सहज बातचीत है, इसके अंदर कोई लाग लपेट नहीं है, लेकिन एक सहजता प्रकट होती है कि इस तरह से आप अपनी बात को रख सकते हैं। कहानी कहना, कहानी कहना भी एक कला है मित्रों। हम पहले से पढ़ी या सुनी कहानी कह सकते हैं, या नई कहानी कह सकते हैं, या फिर चित्र अथवा सहायक शब्दों की सहायता से कहानी बनाकर कह सकते हैं, कही जा सकती है। बहुत सारे लोग नई कहानी गढ़ते हैं और उसी समय कह देते हैं, तो ये भी एक कला है। तो कहना और गढ़ना दोनों अलग कला है, लेकिन कहना एक बड़ी कला है। हम कहने वाले कथन के ऊपर, कहन के ऊपर बात कर रहे हैं। कहानी कहते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कहानी पूर्ण रूप से याद हो, बीच में न अटकें, कहानी की घटनाओं और संवादों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करें ताकि वो प्रभावी हो। नीरसता से बचें, नीरसता से हर जगह बचने की कोशिश करें। कहानी रोचक व जिज्ञासा जगाने वाली हो, यह ऐसी हो कि इसमें अंत तक जिज्ञासा बनी रहे। कहानी अच्छे विचार व सीख देने वाली हो। विशेष अधिक से अधिक कहानियों की पुस्तकें पढ़ें ताकि कहानी कहने व बनाने की कला में निपुणता प्राप्त कर सकें। ये हमने जैसे पूर्व में बताया आपको, जितना अधिक आपके अंदर शब्द, वाक्य, भाव जाएंगे, उतना अधिक तीव्र गति से आप निकाल पाएंगे। अगला है समाचार वाचन। दूरदर्शन तथा रेडियो पर सभी समाचार सुनते हैं और देखते भी हैं। समाचार वाचक को देख और सुनकर शायद आपका भी मन करता है कि आप भी समाचार वाचक की भांति समाचार सुना सकें या सुना सकते हैं। तो समाचार सुनाने से सामान्य ज्ञान में वृद्धि तो होती है सुनने से, साथ ही साथ बोलने की कला व विषय के अनुकूल वाचन का ज्ञान भी होता है, तथा भविष्य में इसे अपना व्यवसाय भी बनाया जा सकता है। समाचार वाचन की कला सीखने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। समाचार समान गति से पढ़ें। ये अभ्यास आप घर पर कर सकते हैं, यानी कि पढ़ने की जो गति है वो एक हो, उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट हो, विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखें, कहाँ पर रुकना है, कहाँ जोर देना है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, कहाँ कोमा है, कहाँ अल्प विराम है, कहाँ अर्ध विराम है,
कहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन सब का ध्यान देना जरूरी है। बड़े वाक्यों को बीच से तोड़कर पढ़ें। किस वाक्य शब्द पर अधिक बल देना है और किस पर कम, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। समाचार के विषयों का सोच समझकर चुनाव करें। हिंसा व अपराध के समाचारों को समाचार वाचन में कम से कम शामिल करें, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव समाज पर, लोगों पर न पड़े। विशेष समाचार वाचन की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित होने वाले समाचार देखिए और वाचकों की भाव भंगिमाओं तथा बोलने के ढंग को देखकर समझकर शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं भी समाचार वाचन का अभ्यास कीजिए। ये आप कर सकते हैं नित्य प्रतिदिन देख करके। अगर यदि आपको इस ओर जाना है, अपना भविष्य बनाना है, कैरियर बनाना है, तो आप फिर इसकी जो परीक्षाएं होती हैं, डिग्रियां होती हैं, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आपका अनुभव होना भी ज़रूरी है। देखिए, जो भी ये प्रस्तुतिकरण होते हैं, जो परफॉर्म होते हैं, जैसे एक तो कागज़ की परफॉर्मेंस होती है, तो उसमें आपको सिर्फ कागज़ पर काम करने की कला आनी चाहिए। लेकिन ये प्रस्तुतियाँ ऐसी है जिसमें मौखिक प्रस्तुतियाँ हैं, आपको बोलने की कला आनी चाहिए। आप दिखाई देते हैं तो आपके हाव भाव वैसे हों, आपकी कॉस्ट्यूम वैसी हो जैसा आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उन सब का प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसका अभ्यास आप कर सकते हैं नित्य प्रतिदिन घर पर शीशे के सामने अकेले, और चाहे तो अपने परिवार के सामने भी कर सकते हैं। सभी लोगों को बैठा के अपनी बात रखें तो वो भी एक समीक्षात्मक रूप हो सकता है। वो जांच सकते हैं आपने कैसा बोला है, आपको बता सकते हैं, ताकि आप उसमें सुधार कर सकें आगे के लिए। भाषण, आपने न जाने कितने व्यक्तियों को भाषण देते सुना होगा। कुछ वक्ता बहुत प्रभावशाली होते हैं तो कुछ उबाऊ, ये आपने अनुभव किया होगा। भाषण देना भी एक कला है, इसे अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। भाषण देने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। जैसे कि भाषण की तैयारी पहले से करनी पड़ती है। दिए गए विषय पर भाषण तैयार कीजिए। भाषण की रोचकता बनाए रखने के लिए बीच बीच में सूक्तियों व काव्य पंक्तियों का प्रयोग कीजिए। इससे प्रभाव डलता है, अच्छा भी लगता है, रोचकता बनती है, पाठक, दर्शक या श्रोता बोर नहीं होता है। भाषण को कंठस्थ कर लीजिए। याद होने पर भी मुख्य बिंदुओं को एक पृष्ठ पर लिख लीजिए और उसे ऐसा पढ़ें जैसे कि आपको याद नहीं है आपकी, बल्कि आप वहाँ पर ही उसको बोल रहे हैं, समझ करके, देख करके, महसूस करके। परिवारजनों को श्रोता बनाकर भाषण का अभ्यास कीजिए, इससे आप में निपुणता आएगी। उतार चढ़ाव, विराम चिन्ह व शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिए, अच्छा लगेगा, प्रभावी होगा ये भी। मंच पर पूरे आत्मविश्वास के साथ जाइए। भाषण आरंभ करने से पहले उपस्थित व्यक्तियों का अभिवादन कीजिए। ये हमारी परंपरा भी है, संस्कृति भी है, और अग्रजों के प्रति या उपस्थित लोगों के प्रति सम्मान भी है, दायित्व भी है। भाषण इस प्रकार दीजिए कि यह न लगे कि यह रटकर बोला जा रहा है। ऐसा लगे कि जैसे एक सहज भाव से व्यक्ति वहीं खड़ा होकर के याद कर रहा है या तत्कालीन चीज़ों को देख रहा है, महसूस कर रहा है और अपनी बात रख रहा है। भाषण के अंत में धन्यवाद अवश्य बोलिए, निश्चित रूप से ये भी जरूरी हिस्सा है और ये भी परंपरा, संस्कृति और कर्तव्य है। हमने इस बात पर चर्चा की थी कि मौखिक भाषा से 2 कौशलों का विकास होता है प्रारंभ में, बोलना और सुनना। तो सुनने के कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा। हमने बोलने के ऊपर चर्चा की, अब सुनने की बात करते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने जैसा पूर्व में बताया, जितना अधिक आप सुनेंगे उतना अधिक और अच्छा बोल पाएंगे। तो श्रवण सुनने के कौशल के विकास में पाठ, कविता, समाचार, वार्ता आदि को ध्यानपूर्वक सुनना व समझना चाहिए। जब भी आप कोई वीडियो देखें तो अक्सर हम उसको सिर्फ मनोरंजन के लिए देख लेते हैं, लेकिन आप उसकी गुणवत्ता को दूसरे रूप में भी देखिए, उसको समझने के लिए, सीखने के लिए कि व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो कैसा जेस्चर है उसका, कैसा भाव है। वो बोल रहा है तो सामने वाले का कैसा भाव है, उसके आसपास वस्तुएं किस तरह से रखी गई हैं, उसकी कॉस्ट्यूम क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको जो शब्द है उसके अनुसार उसका चेहरा किस तरह का है, उसका भाव किस तरह के हैं उसके, इन सब चीज़ों को आप ऑब्जर्व कीजिए, सुनिए, ध्यान से देखिए। ध्यानपूर्वक सुनकर शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीखना।
श्रवण कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित क्रियाएं कक्षा में करवाई जा सकती हैं, जैसे कि गद्यांश सुनाना व उस पर आधारित प्रश्न पूछना, श्रुत लेख देना, निर्देश देते हुए चित्र रचना करवाना, गद्यांश सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना, अपठित गद्यांश में पढ़कर गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। परंतु यहाँ गद्यांश सुनकर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, क्योंकि सुनने की कला का विकास की बात है, तो ताकि आप कितना बेहतर तरीके से सुन पाते हैं। ये इसलिए भी है, जैसे मान लीजिए 50 पंक्तियों का गद्यांश है या कोई कहानी है, तो कहानी तो बहुत सरलता से कई बार याद भी हो जाती है, लेकिन वो याद इसलिए होती है क्योंकि उसमें हम रुचि लेते हैं, और दूसरा उसमें जो पात्र होते हैं उनके साथ हम जुड़ाव महसूस करते हैं। गद्यांश में भी ऐसे ही आप जुड़ाव महसूस कीजिए और उसको प्रॉपर तरीके से सुनिए, तो आपको याद हो जाएगा सहज भाव से। तो अभ्यास प्रश्न रिक्त स्थान, एक शब्द में उत्तर देना, बहुविकल्पीय अथवा सत्य असत्य पर आधारित होते हैं, इस तरह के प्रश्न। दूसरी बात, गद्यांश में क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रारंभ 50 पंक्तियों का गद्यांश है, तो प्रारंभ की 4-5 पंक्तियां हमने बहुत पहले सुनी है, यानी कि बहुत, जैसे मान लो 5 मिनट में गद्यांश समाप्त होता है, तो वो 4 मिनट पहले सुनिए, वो आपको हो सकता है न याद हो, भूल जाएं आप, और लास्ट की सारी चीज़ याद हो। तो इसलिए गौर से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। बीच बीच में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, या हम शरीर से वहाँ होते हैं, मन से मस्तिष्क से कहीं और घूमने चले जाते हैं, तो उससे हम चीज़ों के प्रति हमारा जो लिंक है वो टूट जाता है, छूट जाती हैं वो चीज़ें, और यही कारण है कि हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती या वो समझ में नहीं आती। हम उदाहरण से एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 2 तोते थे, सुपंखी और सुकंठी। दोनों देखने में समान थे क्योंकि वे जुड़वा भाई थे। एक दिन भयंकर आंधी आई और वृक्ष की डाली टूट गई जिस पर उनका बसेरा था। आंधी के कारण सुपंखी चोरों की बस्ती में जा गिरा और सुकंठी एक ऋषि के आश्रम में। दोनों तोते अलग अलग परिवेश में पलने लगे। एक दिन एक राजा शिकार खेलते समय रास्ता भटक गया और चोरों की बस्ती के पास से गुजरा। तभी कर्कश आवाज़ सुनाई दी, पकड़ो पकड़ो, राजा को लूट लो। राजा ने देखा कि एक तोता यह बोल रहा है तो वह घबराकर वहाँ से चल दिया। आगे वह आश्रम के पास पहुँचा। तभी आवाज़ सुनाई दी, स्वागत है महाराज, आश्रम में पधारिए। राजा ने देखा वही तोता बोल रहा है। राजा ने उसके 2 प्रकार के व्यवहार के बारे में पूछा। तब वहाँ बैठे हुए ऋषि ने बताया कि यह तोता वह तोता नहीं है जिसे आपने इससे पूर्व चोरों की बस्ती में देखा था, बल्कि यह उसका जुड़वा भाई सुकंठी है। इसका भाई सुपंखी चोरों की बस्ती में पला है, इसलिए उसका व्यवहार बुरा है। यह आश्रम में पला है, इसलिए इसका व्यवहार अच्छा है। अब देखिए, आपने ये पूरे गद्यांश को सुना, ये कहानी के रूप में है। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिए, आप आसानी से उनका उत्तर दे देंगे। पहला प्रश्न है, तोतों के नाम गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक बताइए, यानी कि इस शीर्षक का दूसरा एक अच्छा नाम क्या हो सकता है। तो आप बता सकते हैं। एक नाम हम आपको बता रहे हैं, 2 तोतों की कथा। आप कोई अच्छा नाम भी सुझा सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। दूसरा है, तोतों के नाम क्या थे। अब ये आपको याद होगा, सुपंखी और सुकंठी। तीसरा है, दोनों किसके कारण अलग हुए। आंधी के कारण। चौथा प्रश्न है, सुपंखी कहाँ जा गिरा। चोरों की बस्ती में। 5वां है, सुकंठी किस जगह जा गिरा। ऋषि के आश्रम में। 6ठा प्रश्न है, किसने राजा के साथ बुरा व्यवहार किया। सुपंखी या सुकंठी ने। तो सुपंखी ने। इसको आप जगह तरीका याद करने का चिन्ह बना लिए, सुकंठी यानी कि जिसका कंठ अच्छा हो, बोलता अच्छा हो। तो कौन अच्छा बोलेगा, जो ऋषि के आश्रम में पला हो और वो उड़ता अच्छा है, बातें उस तरह की करता है, तो वो सुपंखी है। सुकंठी का व्यवहार कैसा था, अच्छा। अगला प्रश्न है, दोनों तोते अलग अलग खालिस्तान में पलने लगे। परिवेश इसलिए लिखना है चूंकि गद्यांश में ये आया है, इसलिए जगह स्थान ऐसा नहीं लिखना।
अगला प्रश्न है, सुपंखी और सुकंठी देखने में समान क्यों थे? क्योंकि जुड़वा भाई थे, जुड़वा होने के कारण। अगला प्रश्न है, सुपंखी ने कैसी वाणी में बात की? कर्कश वाणी में, कठोर वाणी में, जो चुभती है, अच्छी नहीं लगती। अगला है श्रुत लेख लेना। श्रुत प्लस लेख यानी सुनकर लिखना। श्रुत लेख से सुनकर समझने व सही रूप से लिखने की क्षमता का विकास होता है। इसके द्वारा हम शब्दों के शुद्ध उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को सुधार सकते हैं। श्रवण कौशल द्वारा लिखने की गति में भी सुधार होता है। यदि आप अच्छा सुनेंगे तो अच्छा लिख भी पाएंगे, यानी कि उसमें भी एक सुधार की गुंजाइश है। ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? श्रुत लेख के समय अपना ध्यान केवल शिक्षक के उच्चारण पर रखें। ध्यान इधर उधर न भटकाएं, अन्यथा आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे, अच्छा सुन नहीं पाएंगे। नवीन व कठिन शब्दों के उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। जब भी नवीन और कठिन शब्द हम सुनते हैं, मतलब जो पहली बार सुनते हैं, पहली बार लिखते हैं, देखते हैं, तो वो कठिन और नवीन शब्द हैं। उनका 8-10 बार, 20-50 बार आप थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए, वो आपके लिए पुराने हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। शब्द को पहली बार केवल ध्यानपूर्वक सुनें, दूसरी बार लिखना आरंभ करें, तीसरी बार उच्चारण किए जाने पर शब्द का उच्चारण से मिलान करें। ये अभ्यास आप लगातार 8-10 बार करते रहें तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को सुनेंगे, लिखेंगे और उनका फिर उच्चारण बेहतर कर पाएंगे। मात्राओं के उच्चारण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हिंदी ही एकमात्र, हिंदी के साथ साथ मतलब संस्कृत भी ऐसी भाषा है, लेकिन हिंदी की हम बात कर रहे हैं तो ऐसी भाषा है जिसमें वर्ण का जैसा उच्चारण किया जाता है उसे वैसा ही लिखा जाता है। तो शिक्षक द्वारा जांचे गए श्रुत लेख में यदि कोई अशुद्धि हो तो उसे 5-5 बार अवश्य लिखें, ताकि वह अशुद्धि दोबारा न हो। चूँकि वो आपको सहज भाव से याद हो जाए, स्मृति हो जाए और आप उसको समझ जाएं कि ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। निर्देश सुनकर चित्र रचना करना। श्रवण कौशल के विकास के लिए निर्देश सुनकर चित्र रचना करने की गतिविधि भी करवाई जा सकती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। सुनने से पहले एकाग्रचित होकर बैठें। अध्यापक द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनें। दूसरी बार निर्देश सुनकर रचना आरंभ करें। तीसरी बार दोहराए जाने पर रचना समाप्त करें। समय का ध्यान रखें और चीज़ों का मिलान करें। किस दिशा में क्या बनाना है इसका विशेष ध्यान रखें। अंत में रंग भरकर शिक्षक को जांचने के लिए दें। यानी कि ये सब प्रक्रियाओं को अपना करके आप बेहतर तरीके से चित्र द्वारा अपनी बात को रच सकते हैं, कह सकते हैं। उदाहरण से जैसे ध्यानपूर्वक निर्देश सुनकर चित्र रचना कीजिए। पृष्ठ के दाईं ओर 2 बड़े वृक्ष हैं। अब देखिए, आप समझ जाइए, पृष्ठ है, उसके दाईं ओर है 2 बड़े वृक्ष हैं। वृक्षों के बीच में एक झोपड़ी है, बहुत स्पष्ट है। झोपड़ी के सामने से बाईं ओर एक रास्ता जाता है। रास्ते के दोनों ओर सुंदर सुंदर फूल व घास लगे हैं। रास्ते के दाईं ओर कुछ पहाड़ियां हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनते जाएं। आकाश में 2 बादल दिखाई दे रहे हैं। बादलों के पीछे से सूरज झांक रहा है और आकाश में 5 पक्षी उड़ रहे हैं। विद्यार्थियों, ये हमने 8 पॉइंट आपको बताए हैं। आप अपने हाथ से पेंसिल या पेन से लेकर के कागज़ पर ये चित्र रचना कीजिए और उसकी तस्वीर खींच के आप कमेंट्स बॉक्स में हमें भेजिए। आपने किस तरह से किन चीज़ों को ध्यान से सुना है, समझा है, इसका भी पता लग जाएगा। आपका अभ्यास हो जाएगा, आप में धीरे धीरे निपुणता आ जाएगी, प्रतिभा का विकास होगा, आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था मौखिक अभिव्यक्ति का वीडियो। इसमें बहुत सारे बिंदु हमने अलग अलग प्रकार से छुए, लेकिन आप कैसे बेहतर तरीके से सुने और फिर अपनी बात को रखें, बोलें, इसको हमने स्पष्ट करने का तरीका बताया है। ये सिर्फ आपको पढ़ाई में ही अच्छे अंक नहीं दिलाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित में भी अच्छे अंक दिलाएंगे। दूसरा, जीवन में आप जिस भी कैरियर को, जिस पैशन को आप चुनना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। तो वीडियो अब यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं,
ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक मिल जाएं। यदि वीडियो को लेकर के या अन्य किसी टॉपिक को लेकर के आपके मन में सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, पूछिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।